अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त बात बोली गई है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, इसका आकलन आप सक्सेसफुल हुए हो या नहीं हुए हो इससे लगाया जाता है। मतलब दुनिया आपको रिजल्ट ओरिएंटेड देखती है। आपने भले ही जिंदगी में कितने ही सही डिसीजन क्यों ना लिया हो, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो सो कॉल दुनिया की नज़रों में, तो मतलब आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो सही नहीं है। और अगर आपने ज़िंदगी में कितने ही गलत डिसीजंस क्यों ना लिए हो, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हुए हो, इसका मतलब है कि आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सही लिए हैं। और इसीलिए आपने जो डिसीजन लिए हैं वो सही है या गलत है, इस पर जोर देने के बजाय आपने जो डिसीजन लिया है उसे किस तरीके से सही बनाया जा सकता है उस पर जोर देना ज़रूरी है। आपने एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो डिसीजन है वो ले लिया है ना, अब उस डिसीजन को आप कैसे सही बना सकते हो, उसके लिए कौन कौन से आपको एफर्ट्स लेने हैं, उस पर आप जोर डालिए। रैदर दैन ये सोचने की कि मैंने डिसीजन सही लिया है या नहीं, क्या मैं छोटी मोटी एक नौकरी कर लूँ, क्या मैं इस कंपनी में जॉब कर लूँ, क्या छोटी पोस्ट पर चले जाऊँ। हाँ, अब इस पर जोर मत डालिए। आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो मतलब अब उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हो उसके पीछे आप लग जाइए, तभी दुनिया आपके सामने झुकेगी। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे, तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 22 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो नज़र आ रही है। यहाँ पर वो जो कंट्री है छोटी सी छुपी हुई है लाल इसमें, लेकिन जूम्ड इमेज में भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड जो है हमें देखने को मिलता है, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, लेकिन अगर हम बारकाई से देखें, अगर हम अच्छे से देखें, तो फिर धीरे धीरे अगर हम उसे टुकड़ों में बांधे तो फिर इसे प्रोनाउंस करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयन मतलब होता है इन, ठीक है, बाद में होता है डेफेटिगेबल, तो इस तरीके से इनडेफिकेबल, ठीक है, इस तरीके से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, या फिर इनडेफिटेगिबल, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, कैसे भी आप बोल दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टायरलेस। टायरलेस मतलब हमारे जो गाड़ी के टायर होते हैं वो नहीं, वही नहीं है करके, ठीक है, वो नहीं, ठीक है, निरंतर उत्साह, ठीक है।
तो इस तरीके से मतलब एंथुजियास्टिक एक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली बरकरार रहना वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो क्या होता है कि ब्रेक्स दैट आर रीअश्योरिंग एंड इंडेफिटिगेबल विथ नो स्लैग इन दी पेडल ट्रेवल। मतलब यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूअसली सस्टेन्ड यहाँ पर एक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर रुकावट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है मॉडिकम। मॉडिकम यहाँ पर मोदी कम नहीं है, मॉडिकम है, ठीक है। तो यहाँ पर है लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल या फिर मॉडरेट अमाउंट, एनी स्मॉल थिंग, कोई भी छोटी मोटी थिंग। यहाँ पर आता है सीमित मात्रा में, छोटी या मध्यम राशि। ऑल्दो हिज स्टोरी इज बेस्ड ऑन मॉडिकम ऑफ ट्रूथ, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ही डिस्क्राइब आर फिक्टियस। चलिए अगले इस पर पढ़ते हैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मतलब होता है फिकल, ठीक है, इम्पल्सिव, अनप्रेसिडेंटेबल। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चंचल, जो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं ना, उस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आता है कि आई डोंट बिलीव इन रैंडम ऑकरेंस और ब्लाइंड चांस, दो आई नो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड आर कैप्रिशियस एंड टेरिबली कॉम्प्लेक्स। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एलर्सिटी। इसका मतलब होता है प्रॉम्प्टनेस रिस्पॉन्स में, चीयरफुल, रेडीनेस, प्रतिक्रिया में शीघ्रता। अब ये क्या है, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही रिजल्ट्स देमसेल्फ वुड हैव हैड सिमिलर इम्पैक्ट इवन हैड दे बीन अनाउंस्ड विद एलर्सिटी। तो ये आपको क्या करना है, अब ये जो वर्ड्स हैं इन्हें आपको जो सेंटेंसेस है अपने सेंटेंसेस में कमेंट सेक्शन में लिखना है, और उसी के साथ साथ आपको पूरे दिन भर में ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल अपनी बोली में ज़रूर करना है। चलिए हम आते हैं हमारे न्यूज़पेपर पर। तो एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज, एक्सप्लेन सेक्शन, भर भर के न्यूज़ आर्टिकल है, भर भर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो है ये बात कर रहा है नया टेक कोल्ड वॉर। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अगर देखा जाए तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जो टेक वॉर चल रहा है। अब यूएस से अगर आप देखो वहाँ हवाई है ना, हवाई। अगर आप ये जो चाइना देखो वहाँ पर फेसबुक, गूगल जो है उसे घुसने नहीं दिया जाता है ना। तो इस तरीके से जो टेक वॉर है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो रेड इसमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज जो है उनको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, अगर हम टेक वॉर के मामले में देखें। तो इस तरीके से हमें टेक वॉर का जो आर्टिकल है वो देखने को मिलता है। ये वाला जो है की टेक अवे फ्रॉम दी सेरो सर्वे इन दिल्ली। तो ये वाला जो आर्टिकल है इसे हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ कर्व ड्रॉपलेट जो है वो कितना ट्रैवल कर सकते हैं, कितने दूर तक जा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उसमें रीसेट। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। 8 पॉइंट्स के आसपास सुझाव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो इसे भी हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो शांति निकेतन मूवमेंट, तो इसमें आप देखो तो जो ECA कोटा होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम जो कोटा होता है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। क्योंकि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी देखें तो उसमें स्क्रैप कर दिया गया इस कोटे को, तो कितना महत्व था उस कोटे का, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। उसी के साथ साथ ये वाला हम देखें तो कॉमन कॉज एट सी, तो यहाँ पर जो कॉर्ड है उसे रिवाइव करने की बात की जा रही है। मालाबार एक्सरसाइज जो है उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ ये वाला हम आर्टिकल देखते हैं तो जो जर्नी है 3 राज्यों में, 3 स्टेट्स, उसके बारे में ये आर्टिकल में बात की गई है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आर्टिकल्स है। ये वाला जो आर्टिकल है पावर अंडर स्ट्रेस, जो डिस्कॉम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहा है। और अगर आपके भी घर में हुआ है या नहीं पता नहीं, मगर सभी के घरों में जो बिल है वो ये महीने का बहुत ही बड़ा लंबा आ रहा है। मतलब 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये का जो बिल है वो निकल रहा है। तो पता नहीं किस तरीके से ये अपना जो लॉस है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर इस तरीके से आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी है, जैसे कि यहाँ पर जो रिवाइज्ड IT फॉर्म में देखने को मिल रहा है 26 AS। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा मिलेगी। तो ये क्या है इसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे। उसी के साथ इंडिया US जो है आर क्लोज ट्रेड डील्स। तो यहाँ पर बोला गया है तो ट्रेड डील जो है वो यहाँ पर हो सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला यहाँ पर आ रहा है इंडिया US जो है काफ़ी ट्रेड डील के करीब है। तो ऐसा यहाँ पर पीयूष गोयल जी के द्वारा बोला गया है। इंडिया और US ये यहाँ पर क्विक ट्रेड डील जो है इसमें जा सकते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो पीयूष गोयल साहब है उन्होंने यहाँ पर कहा है। और उसी के साथ साथ ये जो ट्रेड डील है काफ़ी साल से पेंडिंग थी। इंडिया जो है वो निगोशिएट करना चाह रहा था विथ इट्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर।
ठीक है, जो भी यहाँ पर चीज़ें होती है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उसमें किस तरीके की चीज़ें रहेगी, क्योंकि जब भी ट्रेड डील होती है तो एक के ही साथ नहीं होती है। अब अगर हम यूएसए और इंडिया की बात करते हैं तो यूएसए जो है उसका और इंडिया का यहाँ पर ट्रेड जो है काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, और इंडिया का अगर हम देखें तो यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है ना, ट्रेड सरप्लस चल रहा है, डेफिसिट नहीं है। अब सरप्लस मतलब क्या, हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, तो ये एक खास चीज़ हमें देखने को मिलती है। और यूएसए हमेशा कहता है कि ये जो ट्रेड गैप है ये कम कम होते जाना चाहिए, तो काफ़ी निगोशिएशन जो है वो चलते रहते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया का जेनेरिक ड्रग जो है अमेरिकन मार्केट के लिए यहाँ पर इम्प्रूव हो जाए, उसका एक्सेस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, इसके रिगार्डिंग बातें चल रही थी। उसी के साथ साथ यूएस जो है ऑन इट्स पार्ट्स उसने यहाँ पर ज़्यादा एक्सेस जो है फार्म गुड जैसे कि आलमंड्स हो गए, एप्पल्स हो गए, इसके लिए भी यहाँ पर कहा है, जिस पर इंडिया जो है वो टैरिफ बढ़ा देता है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे कंट्री में भी अगर वो चीज़ मिल रही है तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि उस पर टैरिफ जो है वो बढ़ा देते हैं। अगर हमारे यहाँ पर एप्पल्स जो है वो ज़्यादा उगते हैं, अगर आलमंड ज़्यादा उगते हैं, और अगर कोई और कंट्री हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को प्रिवेंट करने के लिए ये जो चीज़ बाहर से आ रही है उस पर प्राइजेस बढ़ा देते हैं, जिससे ही क्या होगा कि ये ज़्यादा प्राइस में बिकेंगे, हमारे जो डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों में मिलेगी, लोग सस्ते दामों की चीज़ों को खरीदेंगे, इस तरीके से उनका मार्केट जो है ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा, हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है वो सस्टेन्ड रहेगा, है ना। उसी के साथ साथ इंडिया का अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम देखें तो भी यहाँ पर एक्सेस जो है वो ज़्यादा सीख कर रहे हैं जेनेरिक ड्रग्स के लिए। और उसी के साथ इंडियन ड्रग जो है करंटली यहाँ पर 40% जो है सप्लाई इन द यूएस मार्केट ये अकाउंट करता है। यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी माना जा रहा है, और बायलैटरल ट्रेड अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस में चल रहा है। तो बीते हुए दिनों में आप देख सकते हो, बीते सालों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर है एक्सपोर्ट, तो देखिए लाल इसमें जो आप देखोगे तो ये एक्सपोर्ट चल रहा है ना। तो एक्सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा खासा है। अगर हम यहाँ पर इसमें देखें तो ये इंपोर्ट हमें नज़र आता है, और यहाँ पर आप बैलेंस जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो ट्रेड है वो देखने को मिलता है। और अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है ना। अब यहाँ पर भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। और ओवर द पीरियड अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट जो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। बड़ा क्या हो रहा है। और जो इम्पोर्ट है वो अगर आप देखो तो वो कांस्टेंट चल रहा है, मतलब उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें जो ट्रेड है यूएसए के साथ वो देखने को मिलता है। और इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा हुआ है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 5 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है इंडिया के, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिलाकर, जो 5 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है यूएस इंडिया के, वो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? जल्द से जल्द बताने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉलिसी मेकर जो है स्टिल टॉक ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है, मतलब कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर जो फार्मर्स है उनके बारे में बात की जा रही है। तो फार्मर्स को किस तरीके से हम यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसके रिगार्डिंग इस आर्टिकल में बात की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुझाव दिए गए हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है एक बिल्डर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब उस बिल्डर को पता चल रहा है कि जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर टूटता जा रहा है, वो यहाँ पर सिंक होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बिल्डर ने क्या करना चाहिए कि उसने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो रोक देना चाहिए, है ना। लेकिन अगर बिल्डर जो है फिर भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करता ही जा रहा है तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसी तरीके की सिचुएशन कुछ हमें फार्मर्स की देखने को मिल रही है। मतलब फार्मर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं अपना फार्म जो है उसे बढ़ाने में, अपनी जो फूड प्रोडक्ट्स है उसे यहाँ पर उगाने में, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चल रहा है कि जो भी फूड यहाँ पर बना रहे हैं उसमें उनको नुकसान ही होने वाला है, वो सिंक ही हो रहा है, वो खराब ही हो रहा है। फिर भी यहाँ पर वो बनाते ही जा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ना। हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि फार्मर की इनकम को हमें 2022 तक डबल करना है, लेकिन क्या हम इस तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि हमारी जो ग्रेनरीज है, ठीक है, जहाँ पर ग्रेन्स होते हैं ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। और हम उसमें सेटिस्फैक्ट्री है कि देखो ना हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा फूड स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब कि जो पेंडेमिक आया है इसके चलते हमारे एफसीआई में इतना फूड स्टॉक रखा हुआ है कि हम आराम से जो अनाज है वो फ्री में लोगों को बांट पा रहे हैं, फ्री में लोगों को दे पा रहे हैं। अगले 3 महीने का भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर देने वाले हैं, राशन हम देने वाले हैं। इसमें हम काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री फील कर रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो रही है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये मोमेंट्री सीरियल सरप्लस फेज है।
ये जो फेज है ये आया हुआ है कि जहां पर आपके पास सरप्लस जो माल है वो पड़ा हुआ है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये खत्म हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? और ये जो सरप्लस फेज आया है ये भी क्यों आया है? क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, प्रोटीन बोलिए, मीट बोलिए, पोल्ट्री बोलिए, फ्रूट्स बोलिए, वेजिटेबल्स बोलिए, ये अमंग द लोवेस्ट है पूरी दुनिया में। इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई ले ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा माल जो है वो रखा हुआ है, खरीद ही नहीं रहा है कोई, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटी है लोगों की वो काफ़ी लो है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो खरीद नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोचिए कि 10 किलो, ठीक है, 10 किलो अगर यहाँ पर हम समझ ले कि प्रोटीन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, प्रोटीन मतलब आप कुछ भी ले लीजिए ना, आप फ्रूट्स ले लीजिए, ठीक है, फ्रूट्स ले लीजिए, 10 केजी फ्रूट्स है। अब यहाँ पर 10 केजी फ्रूट जो है वो सिर्फ खरीद पाने वाले लोग, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो 10 केजी जो फ्रूट है खरीद पाने वाले लोग सिर्फ 10 ही है ना। तो हर किसी के इसमें 1-1 केजी आ रहा है, मतलब सफिशिएंट सबको पूर रहा है, सफिशिएंट सबके पास बच रहा है। और अगर आधा किलो ही लोग ये अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर तो यहाँ पर 5 किलो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम इसी में खुश है कि देखो 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 हमारे पास 5 किलो जो बचा हुआ है, 5 किलो है हमारे पास तो पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सब। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि जब यहाँ पर लोगों की क्षमता बढ़ जाएगी और फिर लोग जब यहाँ पर अफोर्ड कर पाएंगे तो यहाँ पर 100 लोग खड़े हो जाएंगे सीधे, 100 लोग बोलेंगे मुझे 10-10, फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। टुडे और 50% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो फ्री मंथली राशन जो है वो ले रही है ना। अब ये जो है ये अगर एक्सटेंड कर दिया जाता है बाय ईयर, तो फिर आप सोचिए कि क्या हो सकता है। ये सीधा जो हम इल्यूजन में जी रहे हैं ना कि सामने कुछ भी नहीं है, सामने जो है पूरा स्पेस है, तो ये बीच में जो एक दरार, बीच में जो एक कांच की दीवार खड़ी है वो धाड़ से टूट के बिखर जाएगी। क्वेश्चन है कि हम फार्मर जो है उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फार्मर्स को सपोर्ट करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे क्या होगा, इंडिया जो है वो न्यूट्रिशन सेल्फ रिलायंट जो है वो बन सकता है। तो अब यहाँ पर 8 स्टेप अप्रोच जो है वो इनिशिएट करना होगा। 8 स्टेप अप्रोच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 स्टेप अप्रोच। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं 8 सॉल्यूशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप लिखोगे तो पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है उसे फोरकास्ट कीजिए फॉर द ईयर 2050। आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर हमें विजन जो है वो सिर्फ 1 या 2 साल का नहीं रखना है, हमें यहाँ पर रखना है कि 2050 जो है उसके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी उसे फोरकास्ट कीजिए। उस टाइम पर जो पॉपुलेशन रहेगी, उस टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी रहेगी, वो आप फोरकास्ट कीजिए, तब जाकर हम यहाँ पर स्टेबलाइज जो है वो हो सकते हैं। मतलब आमिर खान जितनी गहराई में सोचता होगा उससे ज़्यादा गहराई में जाकर हमें सोचना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो सकती है। हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर ऐसी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे। उस टाइम पर जो एट प्रेजेंट करंट सिनारियो में जो हमारी जो स्टॉक चल रहे हैं, क्या वो सप्लाई कर पाएंगे, क्या वो सफिशिएंट रहेंगे? नहीं रहेंगे, है ना। तो जब हम 2050 का सोचेंगे तब जाकर हम आने वाले 4-5 सालों में जो प्रॉपर तरीके से हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि एरिया प्रोडक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर बनाए जाने चाहिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जो क्रॉप्स है उसे ग्रो करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम मीट कर सके। मतलब बेसिकली यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि विदर्भ है, तो विदर्भ का जो प्रोडक्शन प्लान है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, एनिमल हस्बेंड्री बोलिए या फिर जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसके लिए बोलिए, जिससे कि क्या होगा कि हम यहाँ पर जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम एरिया ओरिएंटेड रखेंगे तो फिर हम प्रॉपर तरीके से बास्केट में जो फूड्स है वो भर सकते हैं। जैसे कि अगर हम विदर्भ रीजन बोले तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ के लिए एरिया स्पेसिफिक अगर हम फूड ग्रेन्स देखें, है ना, उसके लिए अगर हम प्लान बनाए कि आप एक काम करो, विदर्भ की जो रीजन है वहाँ आप ये चीज़ बनाओ। फिर उसके बाद अगर हम पंजाब का रीजन ले लें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हाँ आप यहाँ पर राइस बनाओ। अब ये पंजाब में अगर वो जो राइस है वो उगा रहे हैं, अगर विदर्भ में जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी है वहाँ पर अगर राइस उगाना शुरू कर दे तो फिर जो वो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर अनाज जो है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा, है ना। इससे हम यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। इसीलिए पर्टिकुलर एरिया में क्लाइमेट चेंज का जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए उस एरिया के जो फार्मर्स है उनको प्रॉपर सलाह हम दे सके कि भैया आप यहाँ पर ये उगाओ, इससे प्रॉपर तरीके से आप जो अनाज है उसे अच्छी क्वालिटी का ग्रो कर सकते हो। तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब एरिया प्रोडक्शन प्लान यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। तीसरा होता है कि जो एरिया प्रोडक्शन प्लान हम बना रहे हैं इसके बलबूते पर आप इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करो आइडेंटिफाइड क्रॉप्स के लिए, जो भी यहाँ पर फार्मर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं फार्मिंग की उसके लिए,
मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक फार्मर है यहाँ पर विदर्भ में, वहाँ पर वाटर स्कैरसिटी है, लेकिन वहाँ पर वो राइस उगाने की कोशिश कर रहा है जिसे बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो फिर आप उसे इंसेंटिवाइज कितना भी कर लोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, उसकी हालत वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो भी उगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि जो कॉटन है वो उगता है, तो कॉटन के लिए अगर आप इंसेंटिवाइज करते हो, लेकिन कॉटन जो है वो फूड इसमें नहीं आता है ना, ये तो कैश क्रॉप हो जाता है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में जो एरिया में जो फूड क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, वो फूड क्रॉप्स के लिए अगर इंसेंटिवाइज किया जा सके उन फार्मर्स को आइडेंटिफाइड क्रॉप्स के लिए, ठीक है, कि ये क्रॉप उगा रहे हैं ना, हाँ फिर आपको इंसेंटिव मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हाँ आपको मिल जाएंगे। तो इन क्रॉप्स के लिए जो स्ट्रेटेजी है उसके सपोर्ट, प्राइस सपोर्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर अगर हम दे, जो रिस्क है वो अगर डिजाइन करे, तो फिर फार्मर जो है उनको एक फ्रीडम मिल जाता है कि उनको जो चाहिए वो ग्रो कर सके। तो इससे ये बेनिफिट उनको मिलता है। नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, अभी उन्हें ये लगता है कि यार हम जो कॉटन है वो ग्रो कर लेगा, हमको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, हम यहाँ पर जो गेहूं है वो नहीं उगाएंगे, क्योंकि गेहूं उगाएंगे तो हम खुद के लिए उगा लेते हैं, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गया, सड़ गया माल ज़्यादा बारिश आने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे सिनारियो में अगर उन्हें रिस्क के लिए प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है, प्राइस सपोर्ट उन्हें दिया जाता है, तो फिर उनके पास फ्रीडम रहेगा कि उन्हें जो चाहिए वो ग्रो कर सकते हैं। फिर फोर्थ चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि प्रेजेंट फार्म इनपुट, फर्टिलाइजर्स हो गया, पावर हो गया, जो भी यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, सब्सिडी जो यहाँ पर इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो यहाँ पर वन ऑफ द पेमेंट टू फार्म इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब बेसिकली यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि वन ऑफ पेमेंट फार्म इकोसिस्टम सर्विस के लिए दिया जाए। मतलब अलग अलग जो हम यहाँ पर फार्म इनपुट के लिए देते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी अलग दे दी हमने, पावर सेक्टर के लिए अलग दे दिया, है ना, अलग अलग जो सब्सिडीज हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब्सिडीज ना प्रोवाइड करते हुए वन टाइम पेमेंट अगर उन्हें दे दिया जाए, एक ही पेमेंट अगर उन्हें दे दिया जाए, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो, रेन हार्वेस्टिंग, इंटर सभी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से फार्मर अपने हिसाब से देख सकता है, जिससे क्या होगा ओवरऑल डेवलपमेंट वो हमें देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी हम दे रहे हैं, इससे अच्छा वन टाइम पेमेंट अगर फार्मर के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तो डाल दिया जाए, मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिसे कहा जाता है, तो ये जो चीज़ है काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। फिफ्थ अगर हम देखें, रेदर देन कॉन्स्टेंटली बिकरिंग विद द फार्मर यूनियंस, कॉस्ट जो होती है क्रॉप कल्टीवेशन की, उसके लिए बार बार झिड़प करते रहना फार्मर्स यूनियन के साथ, गवर्नमेंट जो है जो रियल कॉस्ट होती है फूड को ग्रो करने की, वो अगर यहाँ पर रीओरिएंट कर दे कैलकुलेट करके, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो कंज्यूमर्स है उनको यहाँ पर चीप फूड देने के बजाय यहाँ पर अगर फार्मर जो है उनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो फार्मर्स है उनको बोल दिया अगर सरकार ने कि नहीं नहीं आप यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये पर केजी जो है उसी में यहाँ पर हम आपसे खरीदेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कंज्यूमर को ही 11 रुपये पर केजी मिनिमम मिल जाएगा, मतलब कंज्यूमर को फ्री में मिल रहा है ना, एकदम कम इसमें मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर फार्मर जो है उससे तो यहाँ पर अपना गला जो है ये करना पड़ रहा है ना। तो ये ना करते हुए हम यहाँ पर अगर प्रॉपर जितना ग्रोइंग के लिए जितना भी रियल कॉस्ट लग रहा है उसे अगर कैलकुलेट करें, उसे अगर रीओरिएंट करें, तो फिर यहाँ पर जो फार्मर्स है उनकी जो अवस्था है उन्हें हम यहाँ पर सुधार सकते हैं। सिक्स्थ यहाँ पर आता है जो मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम है, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो प्रॉपर चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिबूस्ट हो सकती है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, जो प्रोडक्शन है ना, उसमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि क्या होगा कि गवर्नमेंट जो उनका इंटरफेरेंस भी कम रहेगा, उसी के साथ साथ जो फार्मर्स है उनका प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ सकता है। 7 चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि ह्यूमन कैपिटल जो है उसे प्रायोरिटाइज किया जा सके, जिससे कि R&D जो है उसमें एक्सपेंडिचर किया जाए। नहीं तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर फालतू की चीज़ों में पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली होना क्या चाहिए कि ये सॉइल है, फार्मर को बोल दिया जाए तुम्हारे पास ये सॉइल है, अब ये सॉइल में आप हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, है ना। मतलब जैसे यूपीएससी का होता है ना, यूपीएससी में अगर यहाँ पर आपको जो स्टडी टेबल है वो दे दिया जाए, ठीक है, स्टडी टेबल दे दिया गया, आपको पूरी जितनी भी किताबें आप इमेजिन कर सकते हो सारी की सारी किताबें जो है वो प्रोवाइड कर दी गई। मतलब क्या है कि आपको रिसोर्सेज जो है भरपूर दे दिए गए, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी ही नहीं बताई गई, आपको गाइडेंस जो है वही नहीं दिया गया, तो क्या एग्जाम क्लियर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास एक ही छोटा सा टेबल है, ठीक है, अगर आपके पास बेसिक जो किताबें हैं वही अवेलेबल है, बेसिक किताबें छोड़िए, अगर आपके पास MM एकेडमी का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है,
और आपको बोल दिया जाए कि अब आपको यहाँ पर करना है प्रॉपर गाइडेंस जो है, जैसे कि मेरे द्वारा MM एकेडमी फैमिली जो है उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है। आपने देखे होंगे कई सारे वीडियोस जहाँ पर मैं पर्सनल इंटरेक्शन करता हूँ। तो ऐसा अगर प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा एग्जाम क्लियर करना, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि R&D जो है उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल जो है उसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अभी हम R&D के लिए खर्च करते हैं उससे ज़्यादा करना चाहिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसमें हम यहाँ पर किस तरीके से इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर 8 यहाँ पर आता है कि 20 ईयर अवेयरनेस कैंपेन जो है अक्रॉस इंडिया यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा हेल्दी ईटिंग हैबिट जो है वो यहाँ पर इंस्टिल की जा सके। अनहेल्दी फूड जो होते हैं उस पर टैक्स जो है वो लगाया जा सके, जिससे क्या होगा कि जैसे बहुत सारी जगहों पर जो फैट टैक्स है वो देखने को मिलता है ना हमें, जो मतलब बर्गर हो गया उस पर अलग टैक्स लग जाए, इस तरीके से टैक्स जो है वो लगाया जाना चाहिए। हेल्दियर जो ईटिंग हैबिट्स है वो यहाँ पर इनकलकेट की जानी चाहिए लोगों के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 8 चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के आंसर राइटिंग में ये आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिया जो उसने फॉर्मली यहाँ पर रिवाइव करना चाहिए क्वाड को, ठीक है, उसके एक्सपांशन के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर क्वाड क्या है, मालाबार एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। एसेंशियली इंडिया का स्ट्रेटेजिक प्लानर पॉलिसी मेकर जो है यहाँ पर क्लियरली इंडिया जो है वो USA का अच्छा पार्टनर रहा है। और USA का पहले से अच्छा पार्टनर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी आप देखो तो पहले इंडिया और US के ठीक ठाक रिलेशंस रहे थे, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब 1992 में तो मालाबार एक्सरसाइज जो है वो भी शुरू की गई थी USA की तरफ से, USA और इंडिया के बीच में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद सैंक्शंस जो है वो लगा दिए गए, लेकिन फिर सैंक्शंस जो है उसे लिफ्ट कर दिया गया और इंडिया और US के रिलेशन तब से थोड़े बहुत सुधरना शुरू हो गए थे। उसी के साथ साथ जब क्या होता है कि कोई एशियन कंट्री आप ले लीजिए, ठीक है, हमारे ग्रुप में नहीं होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप UPSC की पढ़ाई कर रहे हो और उसमें आपको पता चल रहा है कि आपका जो दोस्त है वो काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब कोई और जो एस्पिरेंट होगा उसके साथ काफ़ी डिस्कशन कर रहा है, तो आपको इधर ये नहीं होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहा है यार, इसकी इतनी इतनी पढ़ाई हो रही है यार साथ में मिलकर, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। यही चीज़ चाइना जो है उसके साथ हो रही है। चाइना को कैसा हो रहा है कि इंडिया और USA जो है दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो बन रही है, काफ़ी अच्छी जो टाइज है वो बन रहे हैं, यहाँ पर क्वाड जो है वो भी खड़ा कर रहे हैं। अब इसमें क्या था, इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले शामिल नहीं था, मतलब ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था, लेकिन फिर ऐसा हुआ था, क्वाड की मैं बात कर रहा हूँ, फिर ऐसा हुआ था कि जो चाइना है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशंस, वो काफ़ी अच्छे थे। ऑस्ट्रेलिया ह्यूज मात्रा में जो कोल है वो डेवलप करता था और फिर चाइना के साथ उसके ट्रेडिंग रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। फिर उसके बाद चाइना जो है उसे जैसे ही पता चला कि ये जो क्वाड है ये चाइना के अगेंस्ट में हो सकता है, तो फिर चाइना ने धमकियां देना जो है ऑस्ट्रेलिया को शुरू कर दिया था कि देखो अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुमसे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा सब कुछ यहाँ पर शुरू हो गया था। और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया जो है उसने यहाँ पर बैक ऑफ कर लिया था इस क्वाड से, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो इंडिया का जो रिलेशन रहा है अभी क्वाड में, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पर क्वाड देखिए, आसियान कंट्रीज आप देखिए, तो एबिलिटी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब अमेरिका जो है जब वो फर्स्ट रीच आउट हुआ था इंडिया के तरफ अर्ली 1990s में मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या था, इंडिया ने श्रीलंका में जब प्रॉब्लम्स हुए थे तो फटाफट अपनी जो शिप्स है वो भेज दी थी, जिससे कि पूरी दुनिया को मैसेज चला गया था कि नहीं यार, इंडिया जो उसमें कैपेबिलिटी है, इंडिया जो है उसमें सक्षम है ये कि कुछ चीज़ें कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर USA जो है उसने यहाँ पर काफ़ी कोऑपरेशन जो है वो करने की कोशिश की कि साथ में हम कुछ करते हैं। तो इंडियन नेवी जो है यहाँ पर कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस टाइम पर फर्स्ट एवर नेवल ड्रिल जो है यहाँ पर US नेवी के साथ देखने को मिले मई 1992 में। यहाँ पर कोड जिसका नाम रखा गया मालाबार, ये एनुअल एक्सरसाइज जो कि यहाँ पर शुरू की गई थी 1992 में, बीच में यहाँ पर रोकी भी गई थी लेकिन फिर उसके बाद फिर से शुरू कर दी गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जापान जो है उसने भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था, है ना। चाइना जो है वो इसमें भी यहाँ पर गोते खा के कि इस तरीके से अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जापान अगर आप देखो तो 2 एशियन कंट्रीज USA के साथ मिलकर, USA और चाइना का तो पहले से ही भिड़त रही है, और अगर हम देखें पैसिफिक रीजन में तो काफ़ी USA जो है उसका दबदबा रहता है और चाइना जो है पैसिफिक रीजन में अपनी जो वर्चस्व है वो जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे सिनारियो में चाइना जो है उसकी यहाँ पर जलेगी और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है।
क्वाड्रिलेटरल जो ट्रेसेस है वो ओरिजिन उसका देखने को मिलता है ग्रेट एशियन सुनामी दिसंबर 26 2004 में। जैसे मैंने आपको कहा था, शिप्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर जो है डिस्पैच किए गए थे विद इन आवर्स, और श्रीलंकन, मालदीवन, इंडोनेशियन जो यहाँ पर है उनको डिस्ट्रेस में हेल्प की गई थी। इससे यहाँ पर काफ़ी रिलायबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिली, क्रेडिबिलिटी जो है वो यहाँ पर आ गई इंडिया पर। और फिर अलग अलग जो कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू एफर्ट्स में इंडिया को शामिल करना शुरू कर दिया। विद इन वीक्स नेवीज जो है यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया वो साथ में आ गए और एक ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया। हेडक्वार्टर्स का थाईलैंड में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को मिला। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना जो है उसने यहाँ पर काफ़ी जो अपोज है वो करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो आ जाती है वहाँ पर सभी जो कंट्रीज़ है वो एक साथ आ ही जाती है। तो इस तरीके से हमें जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलते हैं। और चाइना जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहा है, अभी आप चाइना का एक ये चीज़ देखो कि चाइना एक तो अपनी पूरी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो तो कर ही रहा है, उसी के साथ आप देखिए जो ईरान है, ईरान के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन, ईरान में हम चाबार पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, ईरान में रेलवे जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर चाइना जो है वहाँ पर भी पहुँच गया डेट ट्रैप करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाकी नेशन है, ठीक है, जो कि चाइना के अगेंस्ट में फील करते हैं, वो भी यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। बट ऑब्वियस है ना कि यहाँ पर चाइना जो है जिससे भी डर लगता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 9 डैश लाइन है, 9 डैश लाइन यहाँ पर आप देखिए चाइना जो है पूरे यहाँ पर क्लेम करता है साउथ चाइना सी में, बोलता है कि हमारा है। और चाइना इसके लिए कर क्या रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो बनाना शुरू कर रहा है और वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस जो है वो बना रहा है, जिससे कि जो बाकी कंट्रीज है वो इसमें आ ही ना सके, वो इसमें क्लेम जो है वो कर ही ना सके। इस तरीके से चाइना करने की कोशिश कर रहा है। बट ऑब्वियसली जो बाकी कंट्रीज है वो इसे चिढ़ जाएगी, और जो बाकी कंट्रीज है वो यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में सीधा तो नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो छोटी है, चाइना जो है सीधा दबा सकता है। लेकिन अगर बड़ी फोर्सेस यहाँ पर एक साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दे तो ये जो कंट्रीज है ये भी यहाँ पर ज्वाइन होना शुरू हो जाएगी, है ना। न्यूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर री इन्वाइट किया गया टू पार्टिसिपेट इन द कॉर्ट, यहाँ पर डिजर्व करता है कंडीशनल वेलकम। यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके साथ चाइना ने रिश्ता तोड़ने की बात की थी कि नहीं 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 मैं तोड़ दूंगी, तो ऐसे नहीं कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है बाहर निकल गया था ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। मालाबार जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप देखने को मिलती ही है, जिससे क्या होता है कोलैबोरेशन जो है वो बन जाता है। यहाँ पर आप देखोगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, यहाँ पर सिल्क रोड आप देख सकते हो, हर तरफ से इंडिया जो उसे घेरने की कोशिश आप देखिए, मतलब यहाँ पर जो इंडिया उसे घेर ही रहा था, यहाँ पर भी अब इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। जिबूटी जो है यहाँ पर वो अपना बेस बना रहा है, तो हर तरफ से ये जो इंडियन ओशन है उसमें अपना दबदबा बनाने की चाइना कोशिश कर रहा है, जिससे क्या होता है कि इंडिया जो है उसकी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो ओनरशिप है वो यहाँ पर चली जाए और सभी तरफ चाइना जो उसका राज हो जाए, ऐसा यहाँ पर चाइना करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्वाड है, जो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो क्वाड है उसे अब यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। जो भी एंटी चाइना कंट्रीज है उनको एक साथ लाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, चाइना जो है वैसे भी अकेला है। अगर आप देखो तो चाइना मतलब एक उस बॉलीवुड एक्टर की तरह है जो मतलब हर किसी को यही बोलता है कि मेरी जो मूवी है वही चलेगी, मेरी जो मूवी है वही चलेगी, इसका करियर खराब कर दो, उसका करियर खराब कर दो, है ना। इन शॉर्ट फिर इन दी एंड क्या होता है, खुद का ही जो करियर है वो पूरा नष्ट हो जाता है। भले तुम कितनी भी सुपर पावर बन जाओ, लेकिन अगर तुम दूसरे करियर खराब करने के पीछे जाओगे तो फिर खुद का ही नुकसान हो जाएगा। यही होता है ना कि जो रिवेंज होता है, जो बदला होता है, वो इस तरीके से होता है कि तुम जो कोयला है वो किसी के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोयला अगर किसी के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली कि अपने हाथ में उस कोयले को रखना पड़ेगा, और जब तक उस कोयले को अपने हाथ में रख रहे हो तो खुद ही को यहाँ पर ख़राब कर रहे हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो चाइना अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है वो इसी तरीके कुछ है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो उसने क्वाड को अगर इंक्रीज़ कर लेता है तो यहाँ पर इंडिया और उसी के साथ जो बाकी कंट्रीज़ है, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, उनको साथ में लेके कर लेता है तो फिर यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो सकता है और एक एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं ECA कोटा जो उसे स्क्रैप करने की बात की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो वहाँ पर अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है सेवरल डिकेड्स तक उसने रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया है 5% ऑफ सीट्स जो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सेप्शनल टैलेंट दिखाते हैं स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज़ में। ECA मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उसका जो कोटा यहाँ पर मिलता है, तो उसके लिए सेपरेट 5% रिजर्वेशन दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसे स्क्रैप करने की बात की जा रही है। तो देखिए ऑलमोस्ट 80% ऑफ द 37.4 मिलियन स्टूडेंट जो है, ठीक है, यहाँ पर
तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर हायर एजुकेशन स्पेस जो है वो यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। नियरली 40,000 कॉलेज जो है एडेड अप्रोक्सीमेटली 8 लाख स्टूडेंट 2019 में। रिसेंट पिटीशन यहाँ पर दाखिल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में 2 यंग आर्टिस्ट के द्वारा, जो ये डिसीजन जो है स्क्रैप करने का उसे चैलेंज कर रहे हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, वो काफ़ी प्राइड लेते हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पर मेरिट के ऊपर बेस्ड है ना, इम्पार्शियल है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम बेस्ट स्टूडेंट जो है वो लेते हैं। और जो मेरिट है ये दिन पे दिन जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पर, उस पर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस रहनी चाहिए ये काफ़ी सारी चीज़ों पर रहनी चाहिए। मतलब एकेडमी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, भले ही वो म्यूजिक हो जाए, विजुअल हो जाए, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है उसे भी यहाँ पर इनकलकेट करना चाहिए, है ना। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है यहीं पर तो मार खा रही है कि सिर्फ जो अच्छे मार्क्स ला रहा है वही सक्सेसफुल हो सकता है, और उसी एक अच्छे नज़रिए से देखा जाए। सिर्फ जो इस चीज़ में अच्छा है, एकेडमी में अच्छा है, वही सिर्फ जो हायर लेवल पर पहुंच सकता है, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छे मार्क्स नहीं थे। इनफैक्ट अभी जो CBSE के रिजल्ट लगे हैं उस पर कितने सारे IAS ऑफिसर, अब IAS जो है ये तो हम यहाँ पर एकेडमी से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। कितने सारे IAS ऑफिसर हैं जिन्हें 60s में मार्क्स मिले हैं, 60% में मार्क्स मिले हैं, मतलब 60 to 70% मार्क मिले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और वो IAS ऑफिसर्स बने हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो चीज़ है काफ़ी इररिलेवेंट होती है। जो आगे की चीज़ें होती है वो काफ़ी इररिलेवेंट होती है आपके बोर्ड के मार्क्स से। हो सकता है कि उस वक्त आपको रट्टा मारना ना आता हो सकता है कि उस वक्त आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन आगे जाकर आपने वो टेक्निक डेवलप कर दी जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके संदर्भ में आप देखो तो काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी यहाँ पर इनकलकेट की जानी चाहिए, जिससे क्या होता है क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन जो है वो यहाँ पर बन सकता है। बहुत सारे हमारे देश के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ है उसका कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो हमारी स्पेशलिटीज़ है उसे रिस्टोर करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर एम्फेसिस दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है दिल्ली का सीरोलॉजिकल सर्वे। यहाँ पर एंटीबॉडी जो है 23 पार्टिसिपेंट्स में बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने डिक्लेयर किया है रिजल्ट सीरोलॉजिकल सर्वे का जो कैरी आउट किया गया था दिल्ली में। वो बताता है कि 22.86% ऑफ द पीपल जो सर्वे किए गए हैं उनमें IgG एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है। तो ये जो सर्वे है जो मतलब जो पेशेंट्स है उनमें जो इम्यूनिटी है वो किस तरीके से आई है, जो एंटीबॉडीज़ है वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, तो एंटीबॉडीज़ कैसे डेवलप होती है, अगर हमारे शरीर में वायरस जो है घुसने की कोशिश करता है तो उस वायरस को मार भगाने के लिए हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडीज़, हमारी खुद की पर्सनल आर्मी जो है वो क्रिएट करता है। मतलब हमारे शरीर में अगर एंटीबॉडीज़ आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारे शरीर पर कोरोना वायरस ने इम्पैक्ट करने की कोशिश की थी। तो अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर पाया गया है 22.86% जो लोग हैं उनमें ये पाया गया है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो कैरी आउट किया गया है सर्वे, तो यहाँ पर इतने % लोग जो है उनमें ये चीज़ देखने को मिली है। मैं बताता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये स्टिल अभी भी वल्नरेबल है कि वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में हो सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है कर्व ड्रॉपलेट जो है वो कितने दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइंडिंग जो है वो निकल कर आ रही है कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो होते हैं, अगर हम छींकते हैं, अगर हम खांसते हैं तो कितने दूर तक जा सकते हैं। बट ऑब्वियस है कि अगर जो ह्यूमिडिटी हो, मतलब बेसिकली अगर क्रक्स में आप इस सारी चीज़ों का बताऊं तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि ह्यूमिडिटी, मतलब जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर से ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है उसका यहाँ पर ज़्यादा रोल है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या फिर ड्राइनेस ज़्यादा है तो इन दोनों सिनारियो में होगा क्या कि अब ड्राई सिनारियो है उसमें अगर कोई छींकता है, कोई खांसता है, तो बट ऑब्वियस है कि ये छींकेगा खांसेगा तो विद इन अ सेकेंड यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट यहाँ पर छींके गए हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, है ना, या फिर ज़्यादा बड़े हैं तो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमिड क्लाइमेट देखते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मौजूद है। ड्रॉपलेट्स कौन से, वाटर ड्रॉपलेट जो है मौजूद है, और इसीलिए यहाँ पर जब छींकते हैं तो ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, इवेपोरेट जल्दी नहीं होते हैं या फिर सिंक जल्दी नहीं होते हैं। तो मतलब ह्यूमिडिटी जो है उसका ज़्यादा यहाँ पर रोल रहता है, और इसीलिए जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा बढ़ सकता है।
तो रिसर्च ने डिस्क्राइब किया है नया मैथमेटिकल मॉडल जो कि एक प्रेडिक्ट करता है कि जो रेस्पिरेटरी वायरस है कोविड-19, इसमें जो ह्यूमिडिटी है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाउ फ्रिक्वेंटली हेल्दी पर्सन आर कमिंग कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट क्लाउड्स, ये मेजर किया जाता है फास्ट डिसीज कैन स्प्रेड। आप देख सकते हो कितना ड्रॉपलेट जो है वो ट्रैवल कर सकता है, तो वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मतलब ड्रॉपलेट जो है वो कितना ज़्यादा जाएगा। ट्रैवल करता है 8 फीट टू 13 फीट अवे, ठीक है, इवापोरेट होने से पहले। 35 डिग्री सेल्सियस या 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर ड्रॉपलेट जो है वो 8 फीट तक ट्रैवल कर सकता है, और 41 फ़ारेनहाइट और उसी के साथ 80% अगर ह्यूमिडिटी है, मतलब देखिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो ड्रॉपलेट जो है वो 12 फीट तक ट्रैवल कर सकता है। यह है कि बिना मास्क के 6 फीट का भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी इनफ नहीं है इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए। तो मतलब जो विंटर आने वाला है, क्या इसमें और प्रॉब्लम होगा? समर के वक्त तो सब बोल रहे थे कि समर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समर में तो ये मर जाएगा, पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर विंटर में तो बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि अब ज़्यादा ट्रैवल करेगा। ये अब देखेंगे कैसा होता है। ह्यूमिडिटी का अगर इसका कनेक्शन है तो बट ऑब्वियसली कि ज़्यादा ट्रैवल करेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है रादर दैन टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो मतलब ज़्यादा सर्वाइव करेगा और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हमें देखने को मिल रही है IT फॉर्म 26AS के बारे में। ये नया फॉर्म है। अब ये फॉर्म बेसिकली क्या है, तो ये कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, सारी ही चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इसमें देखने को मिलेगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि टैक्स की चोरी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन इस फॉर्म के ज़रिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाएगी। मतलब यहाँ पर जो टैक्स डिडक्टेड होता है सोर्स पर या फिर कलेक्टेड होता है सोर्स पर, उसके बियॉन्ड जाकर अब यहाँ पर जो डिटेल्स है बाय द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सारी चीज़ें जो है वो इसमें ली जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है कौन कौन सी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस स्टेटमेंट में कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर कैश डिपॉजिट, विड्रॉल बोलिए सेविंग बैंक अकाउंट से, या फिर सेल एंड परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलिए, टाइम डिपॉजिट बोलिए, क्रेडिट कार्ड पेमेंट बोलिए, परचेस ऑफ शेयर्स बोलिए, डिबेंचर्स बोलिए, फॉरेन करेंसी बोलिए, म्यूचुअल फंड्स बोलिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स बोलिए, कैश पेमेंट बोलिए, गुड्स एंड सर्विसेज का, ये सारी चीज़ें अंडर सेक्शन 285 BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें ज़्यादा डिटेल जो है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सारी ही डिटेल जो है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल जो है पहले नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर लिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, टिक मार्क जो है उसके जरिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब एक इंसान को पहले ही पता चल जाएगा अब टैक्स यहाँ पर करना कितना है, पे कितना करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे रोड अहेड क्या है, तो यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट जो है अब यहाँ पर वो ऑटो फील्ड डिटेल जो है उस पर जाने वाले हैं, जिससे कि एक इंसान को टैक्स पे करने में काफ़ी आसानी जाएगी। नहीं तो एक इंसान को अगर टैक्स पे करना है तो दिन लग जाते हैं, काफ़ी दिन लग जाते हैं, है ना। खासकर अगर बिजनेस हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। सैलरीड अकाउंट है तो हालांकि जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर बिजनेस हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो फॉर्म है इसमें सेल परचेज जो है प्रॉपर्टी को ऑटो फिल तरीके से सारा रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे काफ़ी आसानी जाएगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब वंस द करेक्ट टैक्स आर पेड वेयर द क्वेश्चन एनी सिक्योरिटी विल ओनली कम फॉर दी मिसमैच। अगर कोई मिसमैच होता है तो ही सिर्फ सिक्योरिटी जो यहाँ पर आएगी, बाकी जो है बाकी तो यहाँ पर सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्यों जा रहा है कि जो टैक्स फाइलिंग है उसे यहाँ पर ईजी बनाने के लिए, ठीक है। एक आप यहाँ पर मुझे टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड जो हमारे इसमें लाया गया था बजट में, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये स्कीम बता सकते हो। अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक कंट्री जो मैंने आपसे पूछी थी, कंट्री कौन सी है, तो चलिए बड़े मैप में जाते हैं और देखते हैं कि कंट्री कौन सी है। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब उस कंट्री तक पहुंचने के लिए हमें मिडिल ईस्ट में जाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर आते हैं, हम अरेबियन सी को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसे क्रॉस कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर हम आ गए ऊपर। मतलब यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है, हमने देखा था बाबेल मंडब, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर आता है वो कंट्री जो कि है इजराइल, जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। तो ये है वो कंट्री। तो गौर से देखिए इस कंट्री को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ज़रूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।